जीरो देखने में बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगता है, लेकिन उसकी असली पहचान सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। वो एक ऐसे क्लैन से आता है जो पॉइजन से परफेक्ट असैसिनेशंस करने के लिए मशहूर है। उनका जहर इतना डेंजरस होता है कि मौत हो जाती है, लेकिन कोई सबूत नहीं बचता। जीरो के लिए किसी की जान लेना बस रोज का काम बन चुका है। आज उसका टारगेट एक अमीर बिजनेसमैन है। ये आदमी इतना घटिया है कि अपने फायदे के अलावा उसे किसी की परवाह ही नहीं। उसके पास हर चीज के लिए पर्सनल स्टाफ होता है, यहां तक कि वाइन पीने से पहले उसका एक एक्सपर्ट टेस्टर भी हर ग्लास चेक करता है। वाइन टेस्टर पूरी तसल्ली से बोलता है कि ड्रिंक बिल्कुल सेफ है। इसके बाद सबके सामने वाइन सर्व की जाती है। बिजनेसमैन खुशी से टोस्ट करता है और एक बड़ा सिप ले लेता है, लेकिन अगले ही पल उसका गला जमने लगता है। उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं। सबसे पहले शक वाइन टेस्टर पर जाता है। उसे पकड़कर टेबल पर फेंक दिया जाता है। वो रोते हुए बार बार कहता है कि असली उसने कुछ किलर नहीं तो किया। कब का वहां से निकल चुका होता है। जीरो वेटर का डिस्गाइज पहनकर बिना किसी शक के आराम से बाहर निकल जाता है। एक और मिशन कंप्लीट। और उसके चेहरे पर जरा सा भी इमोशन नहीं दिखता, जैसे ये सब उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। घर लौटते वक्त उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो एक लग्जरी कार में बैठे आदमी को किस कर रही होती है। जीरो उसे देखते देखते इतना खो जाता है कि सीधा एक पोल से टकरा जाता है। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ वो घर पहुंचता है। वहां उसकी बहन उसका इंतजार कर रही होती है। जीरो चुपचाप खाना खाना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी बहन मिशन के बारे में सवाल पूछने लगती है। उसे हैरानी होती है कि इतने एक्सपर्ट वाइन टेस्टर को जीरो ने कैसे बेवकूफ बना दिया। तब जीरो अपनी असली ट्रिक बताता है। वो रोज थोड़ा थोड़ा पॉइजन उस वाइन टेस्टर के खाने या ड्रिंक में मिलाता रहा। धीरे धीरे उस आदमी की बॉडी ने पॉइजन सहना सीख लिया। जब उसकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग हो गई, तब जीरो ने असली प्लान शुरू किया। इसीलिए वाइन टेस्टर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन असली टारगेट वही पॉइजन पीते ही मर गया। बहन उसकी प्लानिंग देखकर इंप्रेस हो जाती है। फिर बात फैमिली की अगली जनरेशन पर आ जाती है। उनकी दादी अब क्लैन की लीडर हैं, लेकिन उम्र बढ़ने की वजह से वो सक्सेसर चुनना चाहती हैं। प्रॉब्लम यह है कि पॉइजन मास्टर बनने के लिए शादी जरूरी होती है, ताकि फ्यूचर में ये कला अगली जनरेशन तक पहुंच सके। जीरो की बहन इस जिम्मेदारी को निभा नहीं सकती, और जीरो खुद शादी करना ही नहीं चाहता। उसका मानना है कि किसी मासूम लड़की को इस खतरनाक जिंदगी में खींचना गलत होगा, लेकिन उसकी दादी इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। एक बार तो उन्होंने फैमिली की ही एक लड़की से उसकी जबरदस्ती शादी करवाने की कोशिश भी की। किसी तरह जीरो वहां से बच निकला। खाना खत्म ही हुआ था कि उसके फोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज उसके सबसे करीबी दोस्त का होता है। वो भी एक अलग क्लैन का मास्टर है। उसकी ताकत पॉइजनस इंसेक्ट्स को कंट्रोल करना है। जीरो उससे मिलने बाहर चला जाता है। दोस्त पहले से ही गजीबो के पास शराब लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका लुक भी काफी अजीब होता है। मास्क के अंदर वो खतरनाक कीड़े छुपा कर रखता है, और उसके चेहरे पर सेंटीपीड जैसा लंबा स्कार बना हुआ है। दोनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। तब उसका दोस्त एक बड़ी खुशखबरी सुनाता है। वो बताता है कि उसकी शादी होने वाली है। फिर वो अपनी होने वाली वाइफ की फोटो दिखाता है। उसके हिसाब से वो लड़की उसे उसकी असली पहचान के साथ एक्सेप्ट करती है, और पहली बार उसे लग रहा है कि वो नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा। ये बात सुनते ही जीरो के दिल में भी एक नई फीलिंग जन्म लेती है। शायद उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जिंदगी जीने की चाहत छुपी हुई है। जीरो अपने दोस्त को दिल से बधाई देता है। फिर उसका दोस्त एक अजीब स्टाइल में वहां से निकलता है। उसके जूतों से ढेर सारे इंसेक्ट्स बाहर आते हैं, और वो उनके सहारे ऐसे स्लाइड करता हुआ चला जाता है जैसे बर्फ पर स्केटिंग कर रहा हो। जीरो कुछ देर तक उसे देखता रहता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या उसे भी कभी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उसे उसकी असली पहचान के साथ एक्सेप्ट करे। लेकिन अगले ही पल वो इस ख्याल को भुला देता है। उसके हिसाब से बेकार सपने देखने का कोई फायदा नहीं। अगली सुबह उसके पास एक पुराने क्लाइंट का फोन आता है। ये आदमी एक क्लीनअप कंपनी चलाता है और मुश्किल लोगों को चुपचाप हटाने के लिए हमेशा जीरो की मदद लेता है। जीरो उसके ऑफिस पहुंच जाता है। वहां एक रूम में दो खूबसूरत औरतें उसके करीब आने की कोशिश करती हैं, लेकिन जीरो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। कंपनी का बॉस मुस्कुराकर बताता है कि ये दोनों उसकी सेक्रेटरीज भी हैं, और जरूरत पड़ने पर असैसिन्स भी। जीरो सीधा काम की बात करता है। वो पूछता है कि इस बार टारगेट कौन है। बॉस रूम की लाइट्स ऑन करता है। सामने एक बंधी हुई लड़की नजर आती है। उसका नाम मे होता है। उस पर लोगों को शादी के नाम पर ठगने का इल्जाम है। जीरो उसे देखते ही पहचान लेता है। ये वही लड़की है जो कल लग्जरी कार के पास किसी को किस कर रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। बॉस बताता है कि मे उनके एरिया में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, और अब उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इतना कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। जीरो बिना वक्त गवाए मे को अपना खास पॉइजन इंजेक्ट कर देता है। वो शांत आवाज में मई मुश्किल से बोल पाती है, फिर भी वो जीरो से फ्लर्ट करने लगती है। शायद इसी बहाने अपनी जान बचा ले। लेकिन जीरो उसकी बात काट देता है। उसके लिए सब बेकार ड्रामा है। मई फिर भी लुकती नहीं। वो कहती है कि जीरो बिल्कुल उसके पहले प्यार जैसा दिखता है। उसके बाद वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। हाँ, उसने लोगों को धोखा दिया, कई गंदे काम भी किए, लेकिन ये सब सिर्फ अपने बीमार भाई का इलाज करवाने के लिए।
उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर भी वो मुस्कुराकर कहती है, अगर उसकी मौत किसी ऐसे आदमी के सामने हो जो उसके पहले प्यार जैसा दिखता है तो शायद इतना बुरा नहीं होगा। ये बात पहली बार जीरो के दिल में शक पैदा कर देती है। वो सिर्फ असली क्रिमिनल्स को ही मारता है, तो क्या मई वाकई बुरी इंसान है या फिर उसके पीछे कोई और सच छुपा हुआ है? इसी उलझन के बीच उसके फ़ोन पर कॉल आती है। ये उसकी बहन होती है। वो बताती है कि वो घर छोड़कर फैमिली के पास वापस जा रही है और ब्रांच फैमिली के एक लड़के से शादी करेगी, सिर्फ इसलिए ताकि उनके क्लैन का ब्लड लाइन आगे बढ़ सके। जीरो ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो मना करता है, लेकिन उसकी बहन सच बता देती है। अगर वो मना करेगी और जीरो भी शादी नहीं करेगा तो फैमिली ज़बरदस्ती उसे किसी अनजान आदमी के साथ बच्चे पैदा करने पर मजबूर कर देगी। इसलिए वो अपनी मर्जी से ये फैसला ले रही है। इसका मतलब उसे अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ना पड़ेगा। जीरो तुरंत मना करता है। तब उसकी बहन गुस्से में पूछती है, क्या फिर तुम किसी से शादी करोगे? ये सवाल जीरो को हिला देता है। वो सीधा मे की तरफ मुड़ता है और पूछता है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? अगर हाँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मे जोर से हंस पड़ती है। वो कहती है कि वो सिर्फ उसका रिएक्शन देखना चाहती थी। जो आदमी कभी भी उसकी जान ले सकता है, उसके साथ शादी कैसे हो सकती है? लेकिन इस बार जीरो पीछे नहीं हटता। वो पहली बार अपना दिल खोल देता है। वो बताता है कि ना उसने स्कूल देखा ना कॉलेज। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ पॉइजन और किलिंग्स के बीच गुजरी है। बाहर से चाहे वो कितना भी ठंडा दिखे, अंदर से वो भी एक नॉर्मल इंसान ही है जो बस किसी का प्यार चाहता है। फिर वो मे से एक अजीब रिक्वेस्ट करता है। अगर वो उसकी शादी के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढने में मदद करे तो वो उसकी और उसके भाई की जान बख्श देगा। मे खून से लथपथ उसकी तरफ देखती रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता क्या जवाब दे। लेकिन तभी रूम का दरवाज़ा जोर से खुलता है। कंपनी का बॉस अपने आदमियों के साथ वापस आ जाता है। वो वार्निंग के लिए गोली चलाकर जीरो को ऑर्डर देता है, काम खत्म करो। मे धीरे से कहती है, लगता है हमारी कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन जीरो हल्का सा मुस्कुराता है, नहीं, यहीं से हमारी कहानी शुरू होगी। ये कहकर मैं अपना स्पेशल मास्क पहन लेता है। सामने खड़े सभी लोग एक साथ फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन जीरो तुरंत एक इंजेक्शन लगा लेता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर काले धुएं में गायब हो जाता है। गूंज एकदम घबरा जाते हैं और जब वो ऊपर देखते हैं तो जीरो उनके बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका होता है। जीरो एक ही जंप में सबके ऊपर पहुंच जाता है। वो हवा में पॉइजन की कई वायल्स फेंक देता है। अगले ही पल जहरीली गैस पूरे रूम में फैल जाती है। सारे गूंज सांस के लिए तड़पने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में सब बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। जीरो शांत आवाज में मे से कहता है, ये मरेंगे नहीं, बस इतना याद रखेंगे कि दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत ना करें। फिर वो अपनी बहन से फोन पर बात दोबारा शुरू करता है। वो उसे कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को मत छोड़ना, इस बार फैमिली की जिम्मेदारी वो खुद संभालेगा और अपने लिए एक वाइफ जरूर ढूंढेगा। कॉल खत्म होते ही वो मे को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उसने जिंदगी में कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं था। इसी उलझन में मे आराम से बोलता है, इतना टेंशन मत लो, मैं लड़की नहीं लड़का हूं। ये सुनते ही जीरो का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। पता चलता है कि मे मेकअप और कपड़ों की मदद से कभी लड़की और कभी लड़का बन जाता है। इसी ट्रिक से वो लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाता था। जीरो को बस एक ही बात याद आती है, कुछ घंटे पहले ही उसने इसी इंसान को शादी का प्रपोजल दे दिया था। उस रात मे उसके लिए डेटिंग प्रोफाइल बना देता है और जीरो अभी भी शौक से बाहर नहीं निकल पाता। अगले दिन से दोनों वाइफ ढूंढने का मिशन शुरू कर देते हैं। मे उसे डेटिंग कन्वेंशंस में ले जाता है। वहां वो खुद इतना अट्रैक्टिव बन जाता है कि लगभग सारे लड़के उसके पीछे चल पड़ते हैं। इस वजह से जीरो को दूसरी लड़कियों से बात करने का मौका मिल जाता है। मे उसे स्मार्ट ड्रेसिंग और ग्रूमिंग भी सिखाता है। कुछ दिन बाद जीरो दोबारा एक कन्वेंशन में जाता है। इस बार वो हिम्मत करके एक लड़की के सामने बैठता है, लेकिन नर्वसनेस में सिर्फ अपना नाम बताता है और तुरंत कह देता है, मैं हर साल करोड़ों कमाता हूं। मी दूर से ये सब देखकर सर पकड़ लेता है। जीरो को लगता है लड़कियों को बस फाइनेंशियली स्ट्रांग आदमी चाहिए, इसीलिए उसने सबसे पहले पैसे की बात की। मी उसे समझाता है कि आंखों में देखकर स्माइल करना सीखो, लेकिन जीरो की स्माइल इतनी डरावनी होती है कि सामने वाली लड़की और भी घबरा जाती है। पूरा कन्वेंशन फिर से फेल हो जाता है, लेकिन मे हार नहीं मानता। इस बार वो जीरो का डेटिंग ऐप पर अकाउंट बना देता है और उसके लिए पहली डेट भी फिक्स कर देता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन खाना आते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पॉइजन मास्टर होने की वजह से जीरो कभी भी बाहर का खाना नहीं खाता। उसकी आदत है सिर्फ वही चीज खाना जो उसने खुद प्रिपेयर की हो। काफी हिम्मत जोड़कर वो एक बाइट लेता भी है, लेकिन तब तक सामने वाली लड़की वहां से भाग चुकी होती है। दिन के एंड पर जीरो पूरी तरह टूट जाता है। आज उसने 30 लड़कियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन एक का भी कांटेक्ट नहीं मिला। मे उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि कल दोबारा कोशिश करेंगे। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से उनके पास आती है। कार रुकते ही लोग मे को खींचकर अंदर बिठा लेते हैं।
जीरो उनके पीछे भागता है, लेकिन कार बहुत दूर निकल जाती है। किडनैपर्स का लीडर उस ब्लॉन्ड बॉस का छोटा भाई होता है। वो मे से पूछता है कि उसका बड़ा भाई अचानक काम छोड़कर फैमिली बिजनेस में क्यों लौट गया। मे कुछ भी बताने से मना कर देता है। जवाब में उसके मुंह पर सीधा मेटल का पैलेट मार दिया जाता है। गूंज उसे और टॉर्चर करने ही वाले होते हैं, तभी ड्राइवर के सामने रोड पर एक आदमी खड़ा नजर आता है। लीडर चिल्लाता है, सीधा उड़ा दो इसे, लेकिन वो आदमी जीरो होता है। कार उसके पास पहुंचते ही वो साइड में डॉच कर जाता है और तुरंत अपना पावरफुल एसिड फेंक देता है। एसिड इतना खतरनाक होता है कि पूरी कार बीच से 2 टुकड़ों में कट जाती है। कंट्रोल खोकर कार ब्रिज से नीचे गिर पड़ती है। जीरो तुरंत मे को बचाकर बाहर निकाल लेता है, उसे सुरक्षित घर ले आता है। मई थोड़ी देर बाद उससे एक नई जगह बुलाता है। अगले दिन एक क्रूज शिप पर ओशियानिक आर्ट गैलरी का इवेंट होने वाला होता है। जीरो को ये सब बेकार लगता है। उसके हिसाब से आर्ट देखने से अच्छा है वाइफ ढूंढने पर ध्यान दिया जाए। लेकिन मैं इस बार बिल्कुल सीरियस होता है। वो कहता है, चाहे कुछ भी हो, कल वहां जरूर आना। अगले दिन जीरो टाइम पर क्रूज शिप पहुंच जाता है। मैं हमेशा की तरह थोड़ी देर से आता है, लेकिन इस बार उसका लुक देखकर जीरो एक पल के लिए हैरान रह जाता है। उसका दिमाग जानता है कि मैं एक लड़का है, फिर भी उसकी पर्सनैलिटी देखकर वो कुछ सेकंड्स के लिए चुप रह जाता है। मैं उसका हाथ पकड़कर जल्दी चलने को कहता है, लेकिन जीरो तुरंत उसका हाथ हटा देता है। वो कहता है, किसी को टच करने से पहले परमिशन लेना जरूरी होता है। दोनों गैलरी के अंदर जाते हैं। जीरो देखता है कि पूरी जगह रोमांटिक कपल से भरी हुई है और उसे समझ ही नहीं आता मैं उसे ऐसी जगह क्यों लेकर आया है। मैं हल्की सी स्माइल के साथ सच बताता है, आज हम प्रैक्टिस डेट पर आए हैं। ये सुनते ही जीरो पूरी तरह शॉक हो जाता है। मैं समझाता है, अगर किसी तरह उसे किसी लड़की का नंबर मिल भी गया तो असली प्रॉब्लम डेट पर शुरू होगी, क्योंकि जीरो को लड़कियों से बात करना ही नहीं आता। दोनों सबसे पहले एक पेंटिंग के सामने रुकते हैं। पेंटिंग इतनी अजीब होती है कि देखकर कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन मैं उसकी तारीफ करने लगता है। फिर वो जीरो से भी कुछ बोलने को कहता है। जीरो बस चुपचाप कैनवस को देखता रहता है। उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं होता। अगली पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होती है। मैं उसके ब्लू कलर्स की तारीफ करता है। जीरो सिर्फ इतना बोल पाता है, ये आसमान जैसा ब्लू है। मैं बस गहरी सांस ले लेता है। उसे समझ आ जाता है कि ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर दोनों एक और पोर्ट्रेट के पास पहुंचते हैं। उसमें एक औरत अजीब इयररिंग्स पहने होती है। मैं कहता है, ये वुमन काफी प्रिटी है। जीरो धीरे से बोल देता है, तुम इससे ज्यादा अच्छे लगते हो। ये सुनकर मैं हंस पड़ता है। वो कहता है कि इतनी चीजी लाइन कोई यूज नहीं करता और मजाक में वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है। इस बार वो जीरो को एक जरूरी बात समझाता है। डेट का मतलब सामने वाले को इम्प्रेस करना नहीं होता। असली मजा तब है जब दोनों लोग साथ में एंजॉय करें। जीरो धीरे से कहता है, एंजॉय करना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं मुस्कुराकर जवाब देता है, लेकिन ट्राई तो कर सकते हो। तभी जीरो की नज़र एक पुरानी कैंडी के पैकेट पर पड़ती है और अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटमेंट में उसकी हिस्ट्री बताने लगता है। उसके हिसाब से उसकी कीमत करोड़ों येन है और अगर मौका मिले तो वो उसके लिए और भी ज़्यादा पैसे देने को तैयार है। मैं हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक कैंडी का पैकेट इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है, लेकिन वो खुश होता है। कम से कम पहली बार जीरो किसी चीज़ को लेकर जेन्युइनली एक्साइटेड तो हुआ। कुछ देर बाद मैं उसे आवाज़ लगाता है। जीरो एक पेंटिंग को टेढ़ा होकर दिख रहा होता है। वो कहता है, इस एंगल से पेंटिंग और अच्छी लग रही है। मैं भी उसके साथ वही पोज बना लेता है और दोनों बिना वजह हंसने लगते हैं। गैलरी घूमते घूमते मैं एक सवाल पूछता है, तुम्हारे हिसाब से किसी इंसान की असली चार्म क्या होती है? जीरो के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी एक बिखरे हुए मिडिल एज्ड आदमी की एंट्री होती है। उसे देखकर लगता है जैसे वो बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल लोग उसके पास ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ लगा देते हैं। पता चलता है कि वो एक बहुत फेमस पेंटर है। माई जीरो को समझाता है, लोग उसकी शक्ल की वजह से नहीं, उसके टैलेंट की वजह से उससे प्यार करते हैं। फिर वो और एग्जांपल्स देता है, एक बेसबॉल प्लेयर जो हमेशा टीम को जीत दिलाता है, एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है और एक म्यूजिशियन जो अपने सॉन्ग से इमोशंस जगा देता है। मैं कहता है, यही उनकी असली चार्म है। जीरो उदास होकर बोलता है, मेरे पास तो ऐसा कोई टैलेंट ही नहीं। मैं तुरंत उसकी बात काट देता है, तुम गलत हो। तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असैसिन हो। तुमने अकेले इतने सारे गूंज को हरा दिया। ये भी एक टैलेंट है। फिर मैं उससे सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस देता है, अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो डेटिंग ऐप्स के पीछे भागना बंद करो। अपनी स्किल्स को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करो। वो धीरे से जीरो के कान में कहता है, लोगों की जान बचाओ। ये सुनते ही जीरो ऑलमोस्ट घबरा जाता है। उसके लिए किसी को बचाना मारने से भी ज्यादा अजीब आइडिया लगता है। मैं समझाता है कि बॉडीगार्ड जैसा काम उसके लिए परफेक्ट होगा। ऐसे सिचुएशंस में वो नेचुरली हीरो बन सकता है। जीरो कहता है, मैं असैसिन हूं, बॉडीगार्ड नहीं। मैं मुस्कुराकर जवाब देता है, किसी ने ये थोड़ी कहा कि असैसिन किसी की जान बचा नहीं सकता। और सिर्फ जान बचाना ही काफी नहीं होगा,
उसके बाद सामने वाले का ट्रस्ट भी जीतना पड़ेगा। शाम को दोनों साथ डिनर करते हैं। मे बड़े कॉन्फिडेंस से मिशन का नाम रखता है, ऑपरेशन व्हाइट नाइट। जीरो ये नाम सुनकर ऑकवर्ड फील करता है। ये सब उसे बहुत फिल्मी लगता है। फिर वो प्रैक्टिकल सवाल पूछता है, आखिर मुझे ऐसे रेस्क्यू मिशंस मिलेंगे कहाँ? मैं आराम से खाना खाता है, फिर उसे एक सीक्रेट ऐप के बारे में बताता है। उस ऐप का नाम होता है डार्क नैव। ये नॉर्मल फ्रीलांसिंग ऐप जैसा ही है, बस फर्क इतना है यहाँ क्लाइंट्स क्रिमिनल्स होते हैं और हर तरह के इलीगल जॉब्स पोस्ट किए जाते हैं। मे कहता है कि उन्हीं मिशंस के बीच कभी ना कभी किसी को बचाने का मौका भी मिल जाएगा। ज़ीरो ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है। अब तक उसके सारे असाइनमेंट्स सिर्फ ब्रोकर्स के थ्रू ही आते थे और अब उसके सामने एक बिल्कुल नया रास्ता खुलने वाला था। ज़ीरो डार्क नैव पर काफी देर तक जॉब्स देखता रहता है, लेकिन उसे कोई भी मिशन पसंद नहीं आता। वो मे से कहता है, लगता है इस ऐप से कुछ नहीं होने वाला। तभी उसकी नज़र एक नई रिक्वेस्ट पर पड़ती है। वो तुरंत मे को वो पोस्ट दिखाता है। वीडियो में एक क्रिमिनल ने क्योको नाम की लड़की को किडनैप कर रखा होता है। वो धमकी देता है, अगर उसे सारी रेयर पेंटिंग्स नहीं मिली तो क्योको की जान चली जाएगी। वीडियो खत्म होते ही ज़ीरो और मे उस रिक्वेस्ट पोस्ट करने वाले लोगों से मिलते हैं। वहां उन्हें क्योको के बारे में सच पता चलता है। लोग उसे आर्ट थीफ कहते हैं, लेकिन वो पेंटिंग्स पैसे के लिए नहीं चुराती। वो सिर्फ उन आर्टवर्क्स को उनके असली ओनर्स तक वापस पहुंचाती है। उसकी टीम खुद उसे बचाना चाहती है, लेकिन उनके पास ना ताकत है ना स्किल्स। इसलिए मजबूरी में उन्होंने डार्क नर्व पर मदद मांगी। ये सब सुनकर जीरो चुप हो जाता है। टीम को लगता है शायद उनकी पेमेंट बहुत कम है और जीरो मिशन रिजेक्ट कर देगा। वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि अपने ऑर्गन्स बेचने तक की बात करने लगते हैं। मे समझ जाता है कि कोई भी प्रोफेशनल असैसिन इतनी छोटी फीस में काम नहीं करेगा, लेकिन उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। ये जीरो के लिए परफेक्ट चांस हो सकता है। अगर वो क्योको की जान बचा ले तो शायद उसकी लव स्टोरी शुरू हो जाए। मे सबके सामने बताता है कि उसका दोस्त एक लेजेंडरी पॉइजन मास्टर है। ये नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। उन्होंने सिर्फ उसके बारे में अफवाहें सुनी होती हैं। उन्हें लगता है उसकी फीस भरने के लिए उन्हें सब कुछ बेचना पड़ेगा। फिर भी वो अपनी लीडर को बचाने के लिए तैयार होते हैं। तभी जीरो हाथ उठा देता है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उसका सवाल कुछ और ही होता है। वैसे क्योको को चश्मा पहनने वाले लड़कों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रूम में एकदम सन्नाटा छा जाता है। उधर क्योको को किडनैप करने वाला कैप्टन अपनी प्राइवेट कलेक्शन देख रहा होता है। उसने ये पेंटिंग्स खरीदी भी हैं और कई लूट कर भी जमा की हैं। वो एक पेंटिंग के सामने अजीब हरकतें करता है, फिर क्योको को ऑफर देता है, मेरे लिए काम करो, तुम्हारी टैलेंट बर्बाद नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योको सीधा मना कर देती है। उसे एक पुरानी प्रॉमिस याद आ जाती है। ये पेंटिंग एक फेमस आर्टिस्ट की वाइफ की थी। कैप्टन ने उसके हस्बैंड को पीट कर ये पेंटिंग चुरा ली थी। उस बेचारे आदमी ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी, अपनी वाइफ की याद वापस लाने की। क्योको ने उससे प्रॉमिस किया था और वो किसी भी हाल में अपना वादा नहीं तोड़ेगी। कैप्टन का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो अपने असैसिन को ऑर्डर देता है, इसका हौसला तोड़ दो। इसी बीच जीरो और मे भी उसी शिप पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने पहले से क्योको पर जीपीएस ट्रैकर लगा रखा होता है। मे अभी भी जीरो से नाराज होता है। उसके हिसाब से रेस्क्यू से पहले शादी की बात करना बिल्कुल गलत था, लेकिन जीरो को लगता है सब ठीक हो जाएगा। दोनों ट्रैकर फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो स्टेयर्स पर पहुंचते हैं, दो मोटे गार्ड्स उन पर गन्स तान देते हैं। जीरो बिना सोचे हवा में जंप लगाता है। एक ही स्प्लिट किक में दोनों गार्ड्स को गिरा देता है। मे का कॉन्फिडेंस फिर से हिल जाता है। वो घर लौटने की बात करता है, लेकिन जीरो कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता। दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में जीरो कैजुअली बोल देता है, मैं क्योको को रेस्क्यू करते ही डेट के लिए पूछूंगा, फिर शादी की बात करूंगा। मे तुरंत मना कर देता है। वो समझाता है, पहले उसकी जान बचाओ, बाकी सब बाद में। तभी और गार्ड्स उनका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन जीरो कुछ ही सेकंड्स में सबको हरा देता है, जैसे वो कोई बड़ी बात ही ना हो। मे चलते चलते उसे एक और लेसन देता है। क्योको इस वक्त डरी हुई होगी। उसे सिर्फ इतना कहना, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, शादी की बात बिल्कुल मत करना। उधर कैप्टन अपनी गन सीधा क्योको पर तान देता है, लेकिन क्योको बिल्कुल नहीं डरती। उसके चेहरे पर हल्का सा स्माइल होता है। तब कैप्टन अपनी गन पेंटिंग की तरफ घुमा देता है। इस बार क्योको घबरा जाती है। उसके लिए अपना वादा अपनी जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मजबूर होकर वो कैप्टन की बात मान लेती है। वो उसके साथ काम करने के लिए भी तैयार हो जाती है। कैप्टन अपनी जीत पर खुश होने ही वाला होता है,
तभी अचानक उसका हाथ पिघलने लगता है। पूरा हाथ टूटकर जमीन पर गिर जाता है। उसमें से अजीब रंग का लिक्विड बाहर निकलने लगता है। कैप्टन दर्द से चीखने लगता है। उसे लगता है पेंटिंग के अंदर की औरत की आत्मा बाहर आ गई है और अब उसे नरक की आग में जला रही है। लेकिन असली सच कुछ और ही होने वाला था। जिरोन ने अपने पॉइजन की मदद से लोहे की दीवार में एक बड़ा सुराख बना दिया था। वो आराम से रूम के अंदर चला जाता है, सीधा क्योको के सामने खड़े होकर कहता है, अब तुम सेफ हो, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। क्योको उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है। उसका पहला सवाल सिर्फ इतना होता है, मैं तुम जैसे मास्टर की फीस कैसे भर पाऊंगी। जिरो कुछ बोल ही नहीं पाता। वो तुरंत मे की तरफ देखने लगता है, क्योंकि इस सिचुएशन का जवाब उसकी ट्रेनिंग में कभी नहीं सिखाया गया था। मे आगे बढ़कर क्योको की रस्सी खोलने लगता है, लेकिन तभी डाइविंग सूट पहना हुआ वाटर मास्टर अचानक सामने आ जाता है। वो क्योको को पकड़कर दूर चला जाता है। इसी वक्त कैप्टन भी पॉइजन के असर से संभल जाता है। वो गुस्से में वाटर मास्टर को ऑर्डर देता है, इन दोनों को खत्म कर दो। जीरो बिना एक सेकंड गवाए अपना मास्क पहन लेता है, फिर अपना स्पेशल पॉइजन सिरम इंजेक्ट करता है। जैसे ही सिरम का असर शुरू होता है, उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों कई गुना बढ़ जाती हैं। वो सीधा वाटर मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन उसका पंच सिर्फ पानी को छू पाता है। असली दुश्मन उससे काफी दूर होता है। इस बीच क्योको अकेली रह जाती है। जीरो तुरंत उसे मे की तरफ धकेल देता है और कहता है, इसे सेफ जगह ले जाओ। मे मुश्किल से क्योको को संभालता है, फिर जीरो को डांट देता है, लड़कियों के साथ थोड़ा जेंटली बिहेव करो। जीरो सीधा जवाब देता है, पहले उसकी जान बच जाए, लेक्चर बाद में सुन लूंगा। तभी वाटर मास्टर अपने हाथ में पानी जमा करता है। उसका हाथ देखते ही देखते बहुत बड़ा हो जाता है। एक ही जोर का पंच पूरी फ्लोर को तोड़ देता है। जिरो भी उस अटैक से बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन वो पहले से ही लंबी फाइट के लिए तैयार होता है। वो अपने हिडन वेपन्स निकाल लेता है। वाटर मास्टर दोबारा उसकी तरफ बढ़ता है। मे को लगता है अब खूनी जंग शुरू होने वाली है, लेकिन अचानक सब कुछ रुक जाता है। वाटर मास्टर एक कार्ड निकालकर जिरो को दे देता है। तब पता चलता है उसका नाम उशियो है और वो लड़ना नहीं चाहती। उशियो कहती है, दो मास्टर्स के बीच लंबी फाइट सिर्फ तबाही लाएगी, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी। फिर वो एक नया ऑफर देती है, अगर जिरो मिशन छोड़ दे तो वो उसकी करंट पेमेंट से 10 गुना ज्यादा पैसा देगी। उसके हिसाब से हर प्रोफेशनल मास्टर के लिए पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ट्रस्ट और प्रॉमिसेस बाद में आते हैं। मैं ये सब देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसकी नज़र जिरो के सिरिंज पर पड़ती है। उसमें थोड़ा सा सिरम अभी भी बचा होता है। इमरजेंसी के लिए वो उसे उठाने लगता है, लेकिन जिरो जोर से चिल्लाता है, उसे हाथ मत लगाना। ये देखकर उशियो को सब समझ आ जाता है। वो पहचान लेती है कि ये कोई मेडिसिन नहीं। आशियो को फाइनली समझ आ जाता है कि सुपर सोल्जर सेरम असल में एक डेडली पॉइजन है, लेकिन जिरो पर इसका इफेक्ट बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उसकी बॉडी में एक मॉडिफाइड ब्लड लाइन है जो यूज नॉर्मल ह्यूमंस से अलग बनाती है, और क्योंकि जिरो पॉइजन का मास्टर है, जहर उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं करता बल्कि उसकी पावर और बढ़ा देता है। आशियो अपनी वाटर बेंडिंग एबिलिटी दिखाते हुए कहती है कि मॉडिफाइड ब्लड लाइन्स वाकई एक्स्ट्रॉर्डनरी होती हैं, लेकिन जिरो के लिए उसकी ब्लड लाइन एक गिफ्ट नहीं, एक कर्स है। अगर वो पॉइजन को बॉडी पर कंप्लीटली कंट्रोल करने से पहले एनिमी को फिनिश नहीं करता तो उसकी जान जा सकती है। आशियो को ये बात अभी भी प्रॉपरली समझ नहीं आती। जिर्रो भी उसकी वाटर कंट्रोल एबिलिटी को देखकर गेस करता है कि उसके पास भी कोई मॉडिफाइड ब्लड लाइन होनी चाहिए। एशियो बिना हेजिटेशन के कंफर्म कर देती है, वो पानी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है और उसका स्पेशल डाइविंग सूट इतना पावरफुल है कि ऑलमोस्ट किसी भी अटैक को विथस्टैंड कर सकता है। फिर वो जिर्रो से पूछती है, क्या अब वो फाइट खत्म करने के लिए रेडी है? जिर्रो का एक्सप्रेशन तुरंत आंसर दे देता है, वो लड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन आशियो अचानक गायब हो जाती है। अगले ही मोमेंट वो जिर्रो के ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करती है। जिर्रो अटैक को सेंस कर लेता है और सीधा पंच मार देता है, लेकिन पंच आशियो को नहीं लगता। उसके सामने सिर्फ पानी का एक क्लोन होता है। आशियो तुरंत एक हाई प्रेशर वाटर बुलेट फायर करती है। जिर्रो मुश्किल से उससे डॉज करता है। उससे समझ आ जाता है कि अगर एक भी वाटर बुलेट डायरेक्टली हिट हो GAYI डॉट तो गेम ओवर। लेकिन आशियो अब रुकने वाली नहीं थी। वो जिर्रो को याद दिलाती है कि पॉइजन फैमिली दुनिया की टॉप 5 फैमिलीज में से एक है। उसके अकॉर्डिंग जिर्रो को अपनी जान रिस्क करने के बजाय फैमिली की वेल्थ बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। आखिर एक लड़की के लिए अपनी लाइफ दांव पर लगाना उसके लिए बिल्कुल बेकार डिसीजन था। आशियो एक के बाद एक वाटर शॉट्स फायर करने लगती है। जिर्रो हर अटैक को परफेक्टली डॉज करता रहता है। फिर आशियो एक और सवाल करती है, क्योको उसकी क्लाइंट है या फिर उसके लिए कुछ और?
जीरो कोई जवाब नहीं देता, उसका पूरा फोकस सिर्फ अटैक से बचने पर होता है। अचानक वो एक छोटी सी ब्लेड आशियो की तरफ थ्रो करता है। ब्लेड उसके ग्लव्स को कट कर देती है। आशियो को लगता है कि इतने वीक अटैक से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन अगले ही सेकंड डॉट उसका ग्लव एक्सप्लोड हो जाता है। आशियो को रिएक्शन का टाइम भी नहीं मिलता। जीरो लाइटनिंग स्पीड से उसके पास पहुंचता है। एक पावरफुल पंच उसके हेलमेट पर पड़ता है और जिर्रो तुरंत एक फिनिशिंग किक के लिए मूव करता है। आशियो अटैक से बच जाती है। वाटर जेट्स की हेल्प से वो खुद को दूर लॉन्च कर देती है, लेकिन जिर्रो भी पीछा नहीं छोड़ता। वो उसके पास पहुंचता है और एक और डेवस्टेटिंग पंच मार देता है। आशियो का हेलमेट टूट जाता है। तब जिर्रो फाइनली उससे क्योको के बारे में बताता है। अभी क्योको उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर है, लेकिन शायद फ्यूचर में डॉट वो उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन सकती है। जिरो जानता है कि उसकी बातें आशियो को मीनिंगलेस लगेंगी, लेकिन उसके लिए एक सक्सेसफुल बिजनेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डॉट एक नॉर्मल और लविंग फैमिली, क्योंकि उसने कभी फैमिली का प्यार एक्सपीरियंस ही नहीं किया। जिरो को अपना चाइल्डहुड याद आता है। उसकी ट्रेनिंग फैसिलिटी में बड़े स्क्रीन्स लगे होते थे। उन स्क्रीन्स पर वो नॉर्मल फैमिलीज़ को साथ खाना खाते देखता था। वो बॉयज़ और गर्ल्स को फ्रेंड्स बनते हुए भी देखता था। लेकिन जिर्रो उन सीन्स को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखता था। उससे इन लोगों को स्टडी करना सिखाया जा रहा था, क्योंकि फ्यूचर में डॉट उनमें से कुछ उसके टारगेट्स बनने वाले थे। ये सिंपल रिकॉर्डेड वीडियोस भी नहीं थे। पॉइजन फैमिली के मैजिक मिरर्स के थ्रू जिरो इन लोगों की रियल लाइफ्स को लाइव ऑब्जर्व करता था, और उन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता टीएचए डॉट डॉट की कोई उन्हें चुपके से देख रहा है। जिरो का इंस्ट्रक्टर इन लोगों को ह्यूमन जू कहता था। उसके लिए ये लोग ऐसे इंसान थे जो दुनिया की असली रियलिटी से कंप्लीटली अनजान थे। वो बस अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। .jaise उनकी किस्मत पहले से डिसाइड हो। लेकिन जिर्रो को बचपन से एक अलग लेसन दिया गया था। पॉइजन क्लैन के हेयर के रूप में डॉट उसका काम था दूसरों की किस्मत कंट्रोल करना। और सबसे पेनफुल बात ये थी कि जिस दुनिया को वो समझने की कोशिश कर रहा टीएचए डॉट, उस दुनिया के किसी इंसान से उसे कभी नॉर्मल तरह मिलने ही नहीं दिया गया। जिरो ने कभी फैमिली के साथ रहकर वो हैप्पीनेस फील ही नहीं की, इसलिए उसके लिए फैमिली के साथ डिनर करना जैसी छोटी चीज़ें भी प्राइसलेस हैं। लेकिन आशियो उसकी बातों से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती। उसके हिसाब से पॉइजन फैमिली का फ्यूचर हेड अगर ऐसे इमोशंस में फांसा RAHEGA डॉट डॉट तो बिजनेस की दुनिया में वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अचानक आशियो अपनी पूरी पावर रिलीज कर देती है। उसके पैरों के नीचे का पानी एक मैसिव टॉर्नाडो बन जाता है। आशियो हवा में उठती है डॉट डॉट और उसके आसपास कई डेंजरस वाटर टेंटेकल्स फॉर्म हो जाते हैं। सभी टेंटेकल्स एक साथ जिरो पर टूट पड़ते हैं। जिरो किसी तरह उन अटैक्स को डॉज करता है, लेकिन आशियो अचानक अपना टारगेट बदल देती है। एक वाटर टेंटेकल सीधा मे की तरफ जाता है। मैं तुरंत क्योको को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाता है। अटैक उससे हिट करता है डॉट डॉट और मे दर्द से चिल्लाने लगता है। जिरो ये देखकर कंप्लीटली पैनिक कर जाता है। आशियो बस हंसकर कहती है कि उसके फ्रेंड्स को हर्ट करने का कंपेंसेशन वो जिरो से ज़रूर लेगी। कुछ दूर क्योको अभी भी सेफ होती है। वो मैं से पूछती है कि आखिर वो लोग उसके लिए इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं। मैं सिंपल जवाब देता है, क्योको को बचना उनका मिशन है। लेकिन जिर्रो के लिए क्योको सिर्फ एक मिशन नहीं है, वो उसके लिए उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीनवाइल जिर्रो आशियो के नॉनस्टॉप अटैक्स से बचने की कोशिश करता रहता है। मैं क्योको को तुरंत भाग जाने के लिए कहता है। उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिर्फ उसकी सेफ्टी थी, लेकिन क्योको पीछे हटने वाली नहीं थी। वो मैं से पूछती है, मैं हेल्प कैसे कर सकती हूँ। तब मैं की नज़र जिर्रो के सुपर सोल्जर सेरम पर पड़ती है। अगर जिर्रो वो पॉइजन कंज्यूम कर ले तो उसकी पावर दोबारा इंक्रीज हो सकती है। प्रॉब्लम ये थी कि जिरो अपनी पॉइजन नीडल्स ऑलरेडी लूज कर चुका था। एशियो के अटैक ने उससे फ्लोर के अंदर तक गिरा दिया था। अब वो एशियो की स्पीड के सामने कंप्लीटली आउटमैच्ड था। जिरो को अपने टीचर की एक पुरानी वार्निंग याद आती है। टीचर ने कहा था कि किसी दूसरे मास्टर के अगेंस्ट फाइट तभी करना जब रिवॉर्ड कम से कम 5 बिलियन येन हो और विक्ट्री ऑलमोस्ट गारंटीड हो। उससे एक और डेंजरस रूल सिखाया गया था। पॉइजन फैमिली की मॉडिफाइड ब्लडलाइन एबिलिटीज़ देखने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। फैमिली की सीक्रेट पावर को दुनिया से CHHUPANA.JIRRO की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जिरो उन मेमोरीज को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्योको सीधा उसके ऊपर जंप कर देती है। इम्पैक्ट से जिरो की सांस तक रुक जाती है। वो शॉक्ड होकर पूछता है कि क्योको यहाँ क्या कर रही है। उससे तो भाग जाना चाहिए था।
क्योको का जवाब सिंपल था, वो किसी डमसेल की तरह रेस्क्यू होने का वेट नहीं करेगी। अगर जिर्रो फाइट कर रहा है तो वो भी उसकी हेल्प करेगी। क्योको जिर्रो को वो स्पेशल पॉइजन साइरिंज दिखाती है जो उससे चाहिए थी। जिर्रो की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है। उसका हाथ पहले ही पॉइजन की वजह से बैडली अफेक्टेड था। फिर भी क्योको साइरिंज लेकर उसके पास खड़ी थी। लेकिन क्योको साइरिंज जिर्रो को दे पाती, इससे पहले ही आशियो का वाटर टेंटेकल उससे पकड़ लेता है। आशियो क्योको की स्टूपिडिटी पर हंसने लगती है। उसके अकॉर्डिंग किसी मास्टर की हेल्प करने की कोशिश करना .apni जान खतरे में डालना है। वो जिर्रो को टॉन्ट करती है, ऐसी लड़की के लिए अपनी लाइफ रिस्क करना कैसा लग रहा है। लेकिन जिर्रो हार नहीं मानता। वो खड़ा होता है और मैं को थैंक्स करता है कि उसने उसकी मीटिंग क्योको से करवाई। आशियो की नज़र अचानक जिर्रो के हाथ में साइरिंज पर पड़ती है। उसका एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो जाता है। वो जिर्रो को ऑर्डर देती है कि साइरिंज नीचे गिरा दें, वरना वो क्योको के लंग्स को पानी से फिल कर देगी। जिर्रो बिना रेजिस्टेंस के साइरिंज ड्रॉप कर देता है। आशियो को लगता है कि उसने सिचुएशन कंट्रोल कर ली, लेकिन फिर उसकी आंखें शॉक से खुल जाती हैं। साइरिंज कंप्लीटली एम्प्टी थी और उसकी नीडल भी गायब थी। अगले ही सेकंड .jirro लाइटनिंग स्पीड से आशियो की तरफ डैश करता है। आशियो को समझने का चांस भी नहीं मिलता। जब वो पलट कर देखती है .jirro ऑलरेडी उसके पीछे खड़ा होता है। उसके हाथ में वही पॉइजन नीडल होती है और नीडल सीधा आशियो के थ्रोट के पास होती है। आशियो पैनिक कर जाती है। पॉइजन उसकी वाटर कंट्रोल एबिलिटी को डिसरप्ट कर देता है। उसके डाइविंग सूट के अंदर स्टोर्ड वाटर अनकंट्रोलेबली रिलीज होने लगता है। AAKHIRKAAR. का पूरा सूट ब्लास्ट हो जाता है। उधर जिर्रो क्योको को सेफली रेस्क्यू कर लेता है। वो आशियो की स्किल्स की तारीफ करता है और मजाक में कहता है कि अगर फ्यूचर में उसका टॉयलेट क्लॉग हुआ तो अब उससे पता है किसको कॉल करना है। लेकिन अगले ही सेकंड जिर्रो खुद ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता है। उसका हाथ एक ऐसी जगह होता है जहां से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जिर्रो तुरंत मे की तरफ मुड़कर एडवाइस मांगता है। मीनवाइल आशियो को लगता है जैसे उसका पूरा बॉडी अंदर से जल रहा हो और TABHI. सिचुएशन और भी डेंजरस होने वाली थी।